बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तबादला ख्याल और आज हस्ब मामूल हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा दुरानी साहब। हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में आपको बताया था कि जिस तरह सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के हवाले से उनको क्या क्या पेशकशें हुई हैं, इसकी तफसीलात दुरानी साहब ने कहा था कि हम नाज़रीन से शेयर करेंगे और इस हवाले से दुरानी साहब के पास तफसीलात हैं वो हम आप तक पहुँचाएँगे। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत की जाएगी। तो दुरानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे डायरेक्टली यही पूछेंगे कि जिस तरह हमने नाज़रीन को बताया था अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में कि एक तो सदर और वज़ीर-ए-आज़म में इख्तलाफात की वजूहात जो हैं वो क्या वजूहात थी, वो तफसीली आपने बताया था कि क्या वजूहात किस वजह से इनमें कुछ इख्तलाफ पाया गया है। और चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो की तैनाती के हवाले से तनवीर इलियास साहब जो है वो उनको तैनात करना चाह रहे थे, नया चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो लगाना चाह रहे थे, सदर ने नहीं माना, उन्होंने कहा जी नईम शिराज साहब कंटिन्यू करेंगे। इसके ऊपर इनमें जो इख्तलाफ पैदा हुआ, इसके बाद की जो सूरत हाल है और जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को ऑफर्स हुई थी जो सदर आज़ाद कश्मीर को, उसकी तफसीलात से आप नाज़रीन को आगाह करें। जी राय साहब बहुत शुक्रिया। सदर साहब जो हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद इस वक्त आज़ाद कश्मीर में ज़ेर बहस हैं आज़ाद कश्मीर की तब्दीली के हवाले से, सियासी तब्दीली के हवाले से। तो क्योंकि सदर आज़ाद कश्मीर के पास एक पार्लिमानी ग्रुप है जो जिसको वो लीड कर रहे होते हैं और हर असम्बली में उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप रखा होता है। तो इस बार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो उनके हमायत याफ्ता जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के फॉलोअर्स भी रहे वो एज ए मेंबर असम्बली इलेक्ट हुए। तो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में तब्दीली की जो आप समझ लें कि बाज़ गश्त आ रही है और जो फ़ज़ा बन रही है उसमें सदर आज़ाद कश्मीर का किरदार बड़ा अहम नज़र आ रहा है, क्योंकि अपोजिशन के पास जो 20 अरकान असम्बली हैं उनको मजीद 7 अरकान की ज़रूरत है जिसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म को तब्दील कर सकते हैं। और ये 7 अरकान जो हैं वो अगर कोई यकमुश्त किसी पास इस वक्त मौजूद हैं या इकट्ठे हैं वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं उनके पास हैं। तो इस हवाले से बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साथ बहुत सारी जो अहम शख्सियात के राब्ते रहे और उन्होंने मुख्तलिफ शख्सियात से भी मुलाकातें की। तो इसमें बहुत सारे फार्मूले डिस्कस हुए जिसमें सदर आज़ाद कश्मीर को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनाने की भी एक ऑफर मौजूद थी जो पेशकश की गई। उसके लिए एक फार्मूला ज़ेर बहस आया कि सदर आज़ाद कश्मीर का जो हमायत याफ्ता या वक्ती तौर पर जिसको 3-4 महीने के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए वो उनका नॉमिनी हो, उनकी तरफ से नामजद करता वज़ीर-ए-आज़म हो जो इंटरम टाइम के लिए जो अबूरी सेटअप जिसको बनाते हैं हम आम फैम जो अबूरी तौर पे कहते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में क्योंकि अबूरी हुकूमत का कोई तस्वर नहीं है, लेकिन वो भी जो बनेगा प्राइम मिनिस्टर वो 3-4 महीने के लिए परमानेंट मुस्तकिल प्राइम मिनिस्टर होगा। और ये तय किया जा रहा था कि सदर आज़ाद कश्मीर के नामजद करदा मेंबर असम्बली को 3-4 महीने के लिए वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। इस दौरान सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद आज़ाद कश्मीर असम्बली का इलेक्शन लड़ें मीरपुर से अपने बेटे को रिजाइन करवा के यासर सुल्तान को, और वो जो इलेक्शन लड़ें वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के मुश्तरका कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन है। और जब वो मेंबर असम्बली बन के आ जाएं 3 महीने का ये प्रोसेस है, उसके बाद फिर उनको प्राइम मिनिस्टर नामजद कर दिया जाए, कायदे-ए-वान बना दिया जाए। तो ये फार्मूला दोनों जमातों पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान डिस्कस हुआ। मुस्लिम लीग नवाज को तो बज़ाहिर कोई इस पर इतराज़ नहीं दिखाई दिया में, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत की रिजर्वेशंस थी क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो पीपल्स पार्टी से 2 बार जो है उन्होंने बेवफाई की थी माजी में। तो इसलिए शायद पीपल्स पार्टी की क़यादत फौरी तौर पर उन पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं थी कि उनको बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को एक्सेप्ट किया जाए। तो इसलिए ये जो ऑफर थी, ये पेशकश जो है, ये अभी तक इसमें मजीद जो है पेशरफ्त नहीं हो सकी और वो मुज़ाकरात यहाँ पर ही रुक गए। इसके बाद एक और फार्मूला ज़ेर बहस आया कि सदर आज़ाद कश्मीर को टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जो है वो इलेक्ट करा के प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। तो चौधरी रफीक नैयर साहब जो इस वक्त टेक्नोक्रेट की सीट पर मेंबर असम्बली मुंतखब होकर एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका मुतालबा था कि मैं रिजाइन उस वक्त करूंगा जब मुझे आप प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर के तौर पर इलेक्ट कर लें।
तो चौधरी रफीक नैयर साहब का ये मुतालबा भी शायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के लिए काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को पहले बहैसियत सदर आज़ाद कश्मीर रिजाइन करना पड़ता है, और जब अगर वो रिजाइन कर देते हैं उसके बाद उनको टेक्नोक्रेट के तौर पर मेंबर असेंबली भी नहीं बनाया जाता और ना ही उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता, तो वो फिर ऐवान सदर से भी उनको हाथ धोना पड़ते, इसलिए उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया। नहीं तो ये भी फार्मूला ज़ेर गौर था कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद को टेक्नोक्रेट की सीट पर लाकर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बना दिया जाए। तो इस तरह बहुत सारे अभी फार्मूले ज़ेर गौर हैं। अभी ये भी ज़ेर गौर है कि जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साथ पार्लिमानी ग्रुप है उसमें से किसी को वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बनाया जाए और अपोजिशन उनको वोट दे, और ये फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट बन जाए, एक फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई का और अपोजिशन के जो मेंबरान है वो मिलकर आज़ाद कश्मीर में एक इत्तेहादी हुकूमत बनाए। तो अभी इसमें काफ़ी जो है वो पेशरफ्त होने वाली है। आइंदा चंद दिनों में बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो बैरून मुल्क गए हुए हैं, तो वापस आएंगे, तो फिर उनसे जो है वो आला शख्सियात की मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा, और मुझे लग रहा है कि शायद फरवरी के मिड में ये किसी ना किसी नतीजा खेज मुज़ाकरात किसी नतीजा खेज एंड पर पहुंचेंगे। ये ऊँट किसी करवट बैठेगा। काफ़ी दिनों से, बल्कि काफ़ी महीनों से ये बाज़गश्त जो है वो हो रही है कि अदम एतमाद आई की आई, सुबह आई कि शाम आई। तो इस हवाले से अल्लामा इबादत दुरानी साहब के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, लोगों से बातचीत हो रही है, अपोजिशन के बाद सबसे बड़ी बात यही है कि जो 7 अरकान की कमी है, जब तक वो 7 अरकान पूरे नहीं होते हैं तब तक ये होमवर्क है और ग्राउंड वर्क जो है वो जारी रहेगा, और इसमें हो सकता है कि फरवरी मार्च भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें वो फेवर दे रही है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को। उनके लिए जो है ना अभी हालात जो है वो उस तरह बने नहीं हैं, लेकिन बनते जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ दुरानी साहब ये भी बताएं कि ये जो ऑफर्स हुई थी बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को, ये ऑफर्स पीपल्स पार्टी नून लीग की तरफ से उनको ऑफर्स थी या नहीं? ये ऑफर्स जो हैं ये मुख्तलिफ जो सियासी पंडित हैं जो मुख्तलिफ जमातों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड काम कर रहे होते हैं, कुछ ऑन द रिकॉर्ड काम कर रहे होते हैं। तो उसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद के करीबी जो लोग हैं उन्होंने भी उनको ये फार्मूला पेश किया था बेसिकली। तो ये फार्मूला ये आया था कि आपको ही प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। तो उसके लिए फिर ये था कि उनको मेंबर असेंबली बनना जरूरी है। तो मेंबर असेंबली बनने के लिए 2 ही रास्ते हैं, या वो इलेक्शन लड़ें बराह रास्त, या फिर वो टेक्नोक्रेट की सीट पर मेंबर असेंबली में इंतखाब हों, और टेक्नोक्रेट की सीट जो है वो उसके खाली होना पहले जरूरी है। रफीक नैयर साहब अगर कुर्बानी देते और पहले रिजाइन करते तो फिर वो टेक्नोक्रेट के तौर पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद MLA बन सकते थे, लेकिन चौधरी रफीक नैयर साहब ने कहा कि पहले मुझे सदर आज़ाद कश्मीर के तौर पर नामजद करके मुझे जो है वो इलेक्ट किया जाए। तो उसके लिए फिर दिखाई नहीं दे रहा था कि सदर आज़ाद कश्मीर के लिए वो कैसे इलेक्ट होंगे, क्योंकि फिर हो सकता है वो इलेक्ट ही ना हो और सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद रिजाइन भी कर दें, क्योंकि बैरिस्टर साहब पहले रिजाइन करेंगे तो फिर इलेक्शन होगा सदर का। तो इसलिए ये अब ये कैच 2020 पोजीशन होगी है कि रफीक नैयर साहब पहले रिजाइन करेंगे या बैरिस्टर सुल्तान महमूद रिजाइन करेंगे, इसलिए दोनों रिजाइन नहीं कर रहे, इसलिए ये यहीं पे जो फार्मूला जो है वो खत्म हो गया, रुक गया। तो अच्छा, मुझे ये बताएं दुरानी साहब कि ये सारी सूरत हाल है, लेकिन मतलब जो पीटीआई के लोग हैं वो तनवीर इलियास साहब तो उनको मैनेज कर रहे हैं, हर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, उनके पास जो जादू का चिराग है वो रगड़ते हैं, सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो फिर सुल्तान महमूद साहब जो सदर आज़ाद कश्मीर हैं वो क्यों अपना एक अलग ग्रुप या फॉरवर्ड ब्लॉक को कहेंगे कि आप अपोजिशन के पलड़े में जाएं, या जिस तरह रफीक नैयर साहब हैं वो भी बड़े क्लोज हैं तनवीर इलियास साहब की, हमने बड़ी मीटिंग्स में देखा है कि उनके आजू बाजू में होते हैं। नहीं, ये तो आपको हम पिछले प्रोग्रामों में बता चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर में मुख्तदर कुव्वतों ने ये फैसला किया था कि हम प्राइम मिनिस्टर को तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह की दिखाई नहीं दे रही थी। आज़ाद कश्मीर का इंतजामी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल जब्बू हाली का शिकार है। अभी आपने देखा जो अभी पोस्टिंग ट्रांसफर की है ब्यूरोक्रेसी में, तो एक एक असामी के ऊपर 2 सेक्रेटरी लगा दिए गए। कोई सेक्रेटरी जो है उसका ऑफिस नहीं है, किसी के पास जो है पोस्टिंग नहीं है, कोई 9 जो है ऑफिसर से जूनियर उसको सेक्रेटरी बना दिया गया। एक अजीब सी सिचुएशन में खिचड़ी पैदा हो गई है, ब्यूरोक्रेसी में बड़ी अजीब सी बेचैनी पाई जाती है, और कुछ लोग जो है जिस तरह भी डॉक्टर लियाकत जो DIG
पुलिस राज्य पुलिस के, उनको सेक्रेटरी बना दिया गया। उसके खिलाफ जो है वो उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया महकमा माल के लोगों ने, वो फिर ऑर्डर सस्पेंड हो गया। सरदार अफराज साहब को वज़ीर आज़म साहब ने अपने हल्के से जो चीफ इंजीनियर थे उनको सेक्रेटरी बनाया, तो उनके खिलाफ भी उनका ऑर्डर भी सस्पेंड करा दिया गया। तो इसलिए वो ऐसे ऑर्डर्स और ऐसी चीजें कर रहे हैं कि जो नाकाबिले अमल नजर आ रही हैं। अगर एक सेक्रेटरी आईटी और एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की सिर्फ एक पोस्ट है, उस पर दो खास को, दो ऑफिसर्स को कैसे तैनात किया जा सकता है? कि वो उनका सेक्रेटेरिएट होता है, एक सेक्रेटरी का पूरा पैराफिनेलिया होता है, उसके पीछे पूरी सेक्रेटेरिएट होता है, उसके साथ वो ये तो नहीं होता कि आप किसी ग्रेड 20 का ऑफिसर को गए, आप सेक्रेटरी बन गए हैं और आप तनख्वाह जो है ओएसडी के तौर पर लें, आप सेक्रेटरी बन गए तो आप जो है वो 3 महीने के बाद जो है ना आप चार्ज संभालें। ऐसे नहीं होता, हुकूमतें ऐसे नहीं चलती। ये जो है ना बिल्कुल ये कॉर्पोरेट सेक्टर के तौर पर इसको चलाने की कोशिश की जा रही है। ये दुरानी साहब, वो तो तनवीर साहब आए कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, तो वो उसी अंदाज में उसको चलाएंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तनवीर इलियास साहब के जो मुशीरान हैं, तो क्या इनको मशवरा नहीं देते हैं, या तनवीर इलियास साहब मुशावरत खुद नहीं करते हैं कि मैं किस तरह की मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, लोगों को उठा के ऐसे फेंक दिया जाता है, फिर ब्यूरोक्रेसी में तशवीश पैदा हो जाती है। तनवीर इलियास साहब को कोई मशवरा दे तो वो बुरा मान जाते हैं, वो कहते हैं जी मैं अकेले खोलूँ। देखें, वज़ीर आज़म जो है सरदार तनवीर इलियास को कॉर्पोरेट सेक्टर से जब आए तो वहां पे कॉर्पोरेट सेक्टर में तो ये होता है कि बस चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर होता है, चाहे वो गलत है या सही है, क्योंकि वो उसने अपने बिजनेस को नुकसान पहुंचाना उसके ऑर्डर से या फायदा पहुंचाना। बिल्कुल यहाँ पर तो ये होता है कि वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने ऑर्डर देना है, तो उस ऑर्डर का इफेक्ट जो है पूरी रियासत पर, उसके असरात पूरी रियासत पर पड़ते हैं। एक हुक्म से रियासत की किस्मत बदल भी सकती है और किस्मत बिगड़ भी सकती है। तो वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर जो है वो ये समझ रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो होता है वो अक्ल कुल भी होता है और उसके पास लामहदूद अख्तियारात होते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जो मैं ऑर्डर करूं, जो हुक्म करूं, वो फौरी अमल दरामद हो जाए, और चाहे उसमें कोई लॉजिक है या नहीं है। तो इसी तरह आपने देखा कि ब्यूरोक्रेसी का अब ये आलम हो गया कि अब मिन्नत तरला फार्मूला भी जो है इनका नाकाम हो गया। आपके शायद इल्म में नहीं होगा कि डीसी नीलम वैली जो है और डीसी नीलम वैली के साथ जो है एसपी नीलम वैली ने को 40-50 लोगों ने जो है वो एक अपने उनके ऑफिस में बंद कर दिया, और फिर उनको रेस्क्यू करने के लिए वो कमिश्नर मुजफ्फराबाद ने जो है वो डीसी झेलम वैली को वहां से भेजा हिदायत शाह साहब को कि वो जाएं, क्योंकि हिदायत शाह साहब का ताल्लुक नीलम वैली से था। तो उन्होंने जाके डीसी नीलम और एसपी नीलम को रेस्क्यू किया। तो ये हमारी इंतजामी सूरत होगी और इंतजामिया के ये मामलात हो गए। आप ब्यूरोक्रेसी के हालात देखें कि अब मिन्नत तरला मॉडल नहीं चलना, और ना ही जो है वो अब ये है कि आप किसी को दोस्त धांधली से या आप किसी पर प्रेशर डाल के, अब कब तक जो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर डे टू डे अफेयर्स जो है वो इस वजह से चलाएंगे कि लोग ये समझेंगे कि शायद वज़ीर आज़म जो है ना वो सबसे ज्यादा जो है वो फंड्स देते हैं, या जिस तरह उन्होंने खुद कहा था कि मैंने जो है वो सब कुछ जो है ना इनके लिए खोल दिए हैं, खजाने के जो है वो मुंह खोल दिए। तो अब ये देर का निजाम नहीं हो सकता ऐसे। ये वो मेरे ख्याल से तनवीर इलियास साहब जो है ना वो समझते हैं कि वो बादशाह सलामत वाले जो ऑर्डर हैं वो पास करें, या खुद को शहजादा सलीम तो नहीं समझ रहे हैं क्या नहीं, तनवीर इलियास साहब को किसी ने जो है ना वो शायद ये बताया कि अब वो मुगल आजम बने। उनको मुगल आजम भी तो है ही है, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि शायद वो अब स्याह सफेद के मालिक हैं, उनको कोई पूछ नहीं सकता रियासत में। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे है। जो देखने वाले और जो फैसला कौन कुव्वत हैं उन्होंने कुछ ना कुछ अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया। बिल्कुल नज़ीर। अच्छा दुरानी साहब, लास्ट में हम बात करते हैं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की एक मीडिया टीम है और बड़ी लंबी चौड़ी मीडिया टीम है, और इस मीडिया टीम की कारकर्दगी जो है वो क्या होगी। जिस तरह उन्होंने इससे माजी में आपने भी देखा, हमने भी देखा कि वज़ीर आज़म साहब एक प्रेस सेक्रेटरी होता था और वही सारे मामला मैनेज करता था। तो अब तो उन्होंने बाज़ाब्ता अनाउंस कर दिया है कि 4-5 नहीं बल्कि 8 मीडिया टीम के लोग जो है उन्होंने अनाउंस किया था फेसबुक के ऊपर। नाज़रीन, ये वो खबर हम आपको बता रहे हैं कि जो उनके स्टाफ के लोगों ने, उनके मीडिया के लोगों ने फेसबुक के ऊपर शेयर की थी कि वज़ीर आज़म की मीडिया टीम के 8 लोग होंगे, जिसमें से 5 का उन्होंने अनाउंस कर दिया था, 5, और 3 वो कह रहे थे कि मजीद कोई ऐसे अफराद जो बहुत ही हाई फाई किस्म के होंगे वो इस मीडिया टीम में को जल्द ज्वाइन करेंगे। तो ये 8 रुकनी मीडिया टीम, दुरानी साहब, इसका क्या काम होगा, क्या कहते हैं आप? राय साहब, जो मीडिया टीम है वो अच्छे लोगों पे मुश्तमिल है। जाहिद तबस्सुम साहब हमारे भाई जो हैं वो भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं,
और उनको भी उन्होंने मीडिया एडवाइजर के तौर पे नामजद किया है। रायत बसम साहब का बड़ा तजर्बा है। इसी तरह खालिद गुरजदी साहब प्रेस सेक्रेटरी हैं, वो भी एक प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, और यासर आरफ साहब उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। तो ये सारे लोग ऐसे हैं जो फील्ड के लोग हैं, इनको पता है कि कैसे मीडिया मैनेजमेंट होती है। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि मीडिया मैनेजमेंट उस वक्त होगी या मीडिया टीम उस वक्त कारकर्दगी दिखाएगी जब हुकूमत की कारकर्दगी दिखाएगी, वज़ीर-ए-आज़म की कोई कारकर्दगी होगी। अब मीडिया टीम जो है वो स्याह को सफेद और सफेद को स्याह नहीं बना सकती। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने पहले भी मीडिया टीम पर अपना जो है वो सारा गुस्सा इसलिए निकाला था कि वो जो है मीडिया में मेरी कवरेज इससे नहीं करा सक रहे या मेरा जो है मीडिया में इमेज नहीं बना सकते। इमेज तो तब बनेगा जब आप खुद बनाना चाहेंगे, जब आप ऐसे फैसले करेंगे जिसकी वजह से फिर मीडिया टीम को भी ये कुशन मिले कि वो उसको अवाम के सामने ला सके, बेहतरी के फैसले ला सके। अब जब आप इस तरह के फैसले करेंगे जिसमें आपका एक सेक्रेटरी की पोस्ट उस पे 2 ऑफिसर्स को तैनात कर दिया जाए या कोई सेक्रेटरी हो ही नहीं, वो ओएसडी की तनख्वाह ले, और ये तो फिर मजाक बनेगा रियासत के साथ। इसलिए मीडिया टीम उस वक्त परफॉर्म करेगी जब हुकूमत परफॉर्म करेगी, वज़ीर-ए-आज़म परफॉर्म करेंगे और पूरा सिस्टम परफॉर्म करेगा। मतलब ये है कि जिस तरह एक जगह पर 2 सेक्रेटरी तैनात हैं, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि चलो मीडिया टीम के भी 8 लोग जो है ना वो अच्छे तरीके से शायद परफॉर्म कर सकें, लेकिन बेसिक परफॉर्मेंस जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को करनी है। उनके इक़दामात को हाईलाइट मीडिया तभी करेगा जब इक़दामात कोई ज़मीन पर नज़र आए। मुर्तज़ा दुरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम अगले जो प्रोग्राम है उसमें कोई मज़ीद चंद अहम जो मामलात हैं आज़ाद कश्मीर की रियासत के हवाले से, सियासत के हवाले से, वो आपसे शेयर करेंगे। मुर्तज़ा दुरानी साहब के पास इस दौरान हो सकता है बड़ी अहम खबरें मज़ीद आ जाएँ जो हम आप तक पहुँचाएँगे। मुर्तज़ा दुरानी साहब, आप नाज़रीन को कुछ बताना चाहें मज़ीद? बहुत शुक्रिया राय साहब, आपके प्रोग्राम के रवसत से हम इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों में जो भी डेवलपमेंट आने वाली है आज़ाद कश्मीर असम्बली में, आज़ाद कश्मीर के डेवलपमेंट के प्रोग्राम के हवाले से एक महकमे, एक डिपार्टमेंट का हम बजट जो है डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कितना बजट खर्च किया और उनकी परफॉर्मेंस क्या है, और अब आज़ाद कश्मीर में आइंदा 3 महीनों के अंदर डेवलपमेंट की क्या सिचुएशन होगी, आटा बयान और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो इश्यूज हैं उस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।